नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके इतिहास की क्लास नंबर 18 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती और राजस्थान का कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। इसके पहले कल जो मैंने क्लास डाली थी उसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे मैंने, जो बीकानेर का राठौड़ वंश था उससे संबंधित वो प्रश्न थे। आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आमेर का कछवाहा वंश। यहाँ पर हम 3 वंशों को पढ़ चुके हैं साथियों। जैसे जो मेवाड़ का गुहिल वंश है उसको हमने पूरा पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर कर लिए। उसके बाद में हमने जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसको पूरा पढ़ लिया, उसके प्रश्न कर लिए। उसके बाद में हमने बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसको पढ़ लिया और उसके भी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो यहाँ पर चौथा जो राजवंश हम पढ़ने वाले हैं वो है आमेर। आमेर कहाँ? जयपुर। तो आमेर का कछवाहा वंश आज शुरुआत करेंगे और लगभग 4 से 5 इसकी क्लासें बनेगी और 2 इसके टेस्ट बन जाएंगे, एक तो बीच में और एक लास्ट में। मतलब 2 क्लासों के बाद एक टेस्ट ले लूँगा, फिर 2 क्लासों के बाद एक टेस्ट ले लूँगा, जिसमें आपके आमेर का कछवाहा वंश भी पूरा हो जाएगा। पूर्ण रूप से ये राजस्थान जी के एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें हैं वहीं से ये राजस्थान जी के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 101% शुद्ध, सही और प्रमाणिक चीज़ें हैं साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 18 है। आमेर का कछवाहा वंश व इसके प्रतापी शासक, जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में दे रखे हैं, और साथ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, आमेर कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में जयपुर में पड़ता है। तो जो कछवाहा वंश के शासक है इन्होंने जयपुर पे राज किया। जैसे मेवाड़ वंश के शासकों ने कहाँ पर राज किया था? चित्तौड़ में राज किया था। मारवाड़ का जो मारवाड़ के वंश के जो शासक थे राठौड़ वंश के, उन्होंने कहाँ पर राज किया था? जोधपुर में राज किया था। और जो बीकानेर वंश के जो शासक थे राठौड़ वाले, तो उन्होंने बीकानेर पर राज किया था। उसी प्रकार ये जो कछवाहा वंश के शासक है इन्होंने कहाँ पर राज किया था साथियों? आमेर मतलब जयपुर पर इन्होंने राज किया था। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, शुरू से बिल्कुल पढ़ेंगे। एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी चीज़ आपके छूटने वाली नहीं है राजस्थान के इतिहास में। तो कछवाहा राजवंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना गया है। डायरेक्टली एक प्रश्न बनता है, कछवाहा नाम ऐसा लग रहा है ना, कछवाहा कुश, तो भगवान राम के पुत्र थे लव कुश। नाम सुन रखा होगा सभी ने, लव और कुश। तो कुश के वंशज माने जाते हैं कछवाहा वंश के शासक। ये किसके वंशज है? कुश के वंशज है साथियों। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्मवंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। तो ये तो हम परिचय पढ़ रहे हैं कि भाई किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये कहाँ से आए थे। तो साथियों, पहली चीज़ तो कुश जो है इसके वंश के शासक ये माने जाते हैं। और जो रघुवंश मतलब भगवान राम की बात की जा रही है, तो उनकी संतति होने के, कुर्म नामक रघुवंशी एक शासक था जिसकी संतति होने के कारण ये क्या कहलाए? कुर्मवंशी। और कुर्मवंशी से लोग इन्हें क्या कहने लग गए? कछवाहा कहने लग गए साथियों। तो इसके प्रतापी शासकों में सबसे पहले शासक आता है दुल्हेराय। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कछवाहा वंश का प्रथम शासक है दुल्हेराय। साथियों, इसका जो शासन की अवधि है वो कहीं पर भी न तो एनसीईआरटी की किताब में दे रखी है, ना ही प्रमाणिक किताबों में दे रखी है। तो आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि दुल्हेराय का शासन काल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ साथियों, क्योंकि किताबों में नहीं दे रखा है। तो देखो, दुल्हेराय ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दुल्हेराय के बारे में कि कछवाहा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा दुल्हेराय के द्वारा कछवाहा वंश की स्थापना की गई थी, क्योंकि कछवाहा वंश का पहला शासक ही कौन रहा साथियों? दुल्हेराय। इसने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ मतलब दौसा में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्हेराय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था साथियों। तो देखो, कछवाहा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दुल्हेराय के द्वारा की गई।
दुल्हे राय के द्वारा 1137 ईस्वी में किसे हराया गया था? तो बड़गुजरों को हराया गया था साथियों। और ढूंढाड़ में इन्होंने नवीन राज्य स्थापित किया था। फिर इसके बाद में इन्होंने जमवा रामगढ़ के जो मीणा थे साथियों, उनसे युद्ध किया दुल्हे राय ने, और जमवा रामगढ़ के मीणाओं को भी परास्त कर दिया। तो फिर जमवा रामगढ़ अब किसके अधीन आ गया? दुल्हे राय के अधीन आ गया। तो वहां पर इसने दुल्हे राय ने अपनी नवीन राजधानी बनाया, किसको? जमवा रामगढ़ को साथियों। दुल्हे राय ने मंच या माची पर अधिकार कर यहाँ कछवाहा शासकों की कुलदेवी जम्बुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसका मतलब ये है कि जो कछवाहा वंश के जो शासक है, इनकी कुल देवी का नाम क्या है साथियों? जम्बुआई माता। क्या नाम है? जम्बुआई माता। तो एक प्रश्न यूं भी बन सकता है कि कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी है, आंसर क्या रहेगा? जम्बुआई माता है। एक प्रश्न यूं भी बन सकता है कि जम्बुआई माता किस वंश के शासकों की कुल देवी है? तो कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी है। कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी जम्बुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर रहेगा दुल्हे राय ने करवाया साथियों। तो 3-4 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि दुल्हे राय ने ही कछवाहा वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में दुल्हे राय ने ही जो कछवाहा वंश के जो शासक है, उनकी जो कुल देवी है जम्बुआई माता, उसके मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। कहाँ पर? माची पर अधिकार करके साथियों। नेक्स्ट दूसरे शासक की बात करेंगे। तो दूसरे शासक के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। कोकिल देव नाम है दूसरे शासक का। अब तीसरे शासक से तो सन आ जाता है, लेकिन दूसरे शासक की कोकिल देव, ये दुल्हे राय का ही पुत्र था। और दुल्हे राय कौन था साथियों? कछवाहा, जो आमेर का कछवाहा वंश है, उसकी स्थापना दुल्हे राय ने की थी। दुल्हे राय का पुत्र था कोकिल देव। तो कोकिल देव जब राजा बना साथियों, इसके वक्त कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। देखो, मूल रूप से कछवाहा वंश के शासकों ने कहाँ शासन किया? आमेर पर शासन किया। और आमेर पर पहले किसका शासन था साथियों? मीणाओं का शासन था। किसका शासन था? मीणाओं का। लेकिन इस कोकिल देव ने यहाँ पर अटैक किया। कहाँ पर? आमेर पर अटैक किया और मीणाओं को परास्त करके आमेर को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब अब आमेर किसके कब्जे में रहा? कोकिल देव के कब्जे में रहा साथियों। और 1207 ईस्वी में ये अटैक हुआ था। इसके बाद में छोटे बहुत सारे राजा आए गए, लेकिन उनका इतिहास कुछ खास नहीं मिलता है। आरबीएससी एनसीईआरटी ने भी नहीं दे रखा है। और साथ में एक और चीज़ है कि लगभग उनका नाम ही आता है, किसने यहाँ तक शासन किया, इसने यहाँ तक शासन किया। इसलिए उसके बाद में डायरेक्ट हम भारमल के ऊपर आने वाले हैं। मतलब जो तीसरा प्रतापी शासक है वो भारमल है। तो कोकिल देव के बारे में तो आपको यही याद रखना है कि किसने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर पर अधिकार स्थापित किया था। तो साथियों, आमेर पर अधिकार स्थापित कोकिल देव ने किया और आमेर को ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये आपके दूसरा शासक। तीसरे नंबर पे बात करेंगे भारमल की। भारमल बहुत ही प्रतापी शासक हुआ कछवाहा वंश का, जिसने 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पर? आमेर पर साथियों। देखो, अगर हम बात करें भारमल की, तो भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला था साथियों। भारमल कछवाहा वंश का वह शासक था साथियों, जब ये राजा बना तो इसकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी अपने राज्य में, आमेर में। चूँकि इसके कई सारे दुश्मन भी थे, उसे आसानी से राजगद्दी से हटा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इसको एक सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी और वो सहारा होना चाहिए था मजबूत। तो उसको मजबूत सहारा देखा अकबर कि अगर मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूँ तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मैं स्थायी रूप से यहाँ पर राज कर सकता हूँ साथियों। ऐसा भारमल को लगा, इसलिए भारमल ने मुगल की अधीनता स्वीकार की और भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। समझना बात को। राठौड़ वंश जो हमने कल और परसों पढ़ा था साथियों, उसमें मैंने आपको बताया था कि राठौड़ राजपूत में जो बीकानेर के शासक थे राठौड़ वाले, उन्होंने सबसे पहले जो मुगलों से संधि स्थापित की थी, जो मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वहाँ पर वो अलग है। उसमें सबसे पहले कौन था, किसका नाम आता है साथियों? कल्याणमल का नाम आता है। और यहाँ पर संपूर्ण जो राजपूत है उसकी बात अगर हम करें
तो मुगलों की अधीनता सबसे पहले भारमल ने ही स्वीकार की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसको पता था भारमल को कि अगर मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं यहाँ राज भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली साथियों। तो यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको विशेष तौर पे। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय फरवरी के समय लगभग एक आध महीने वो वहाँ रहा। वो भी ये जब वापस लौटने लगा फरवरी में, तो सांबर नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है और जिसको बाद में मरियम उज्जमानी का नाम दिया गया था साथियों, इसका विवाह किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया, जिससे जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते हैं, इसका जन्म हुआ था। तो देखो, अब पिछली जो क्लासें थी उसमें जोधा एक और जोधाबाई आई थी साथियों। लोगों ने कहा था कि सर जोधाबाई का विवाह तो अकबर से हुआ था, तो वो जोधाबाई अलग है और ये जोधाबाई अलग है। वो यहाँ पर वो कछवाहा वंश की नहीं है साथियों, कछवाहा वंश की ये जोधाबाई है। जब अच्छा, जोधाबाई ये किसकी पुत्री है साथियों? ये भारमल की पुत्री है। और भारमल ने किससे विवाह किया जोधाबाई का? अकबर से विवाह किया, जिसको हरकाबाई भी कहा जाता है। और इसको बाद में जब इसका विवाह हो गया अकबर से, तो इसको मरियम उज्जमानी नाम दिया गया था साथियों। और जोधाबाई प्लस अकबर से जो संतान पैदा हुई उसका नाम था जहांगीर, हम जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, जिसको सलीम भी कहा जाता था साथियों। तो अब देखो, अगर भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया, इसका मतलब पहले तो उसने अधीनता स्वीकार की, दूसरी बात इसने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर दिया, तो एक तरह से अकबर तो जवाई बन गया किसका? भारमल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब भारमल को वहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि अकबर के पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा सेना थी, दिल्ली सल्तनत का राजा था उस टाइम पे। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। भारमल ने आमेर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था, पूरा बनवा नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि किसके द्वारा आमेर दुर्ग जो बना था साथियों, इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो आंसर रहेगा भारमल। अब आप कहोगे कि आमेर तो पहले से ही था, तो दुर्ग की बात की जा रही है, आमेर की बात नहीं की जा रही है साथियों, ठीक है। तो ये हमने भारमल के बारे में पढ़ा। भारमल में आपको क्या याद रखना है कि इसका शासनकाल है 1547 से 1573 ईस्वी तक। दूसरी चीज़, मुगलों से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला ये पहला राजपूत शासक था। तीसरी चीज़, इसने 1562 ईस्वी में साथियों अपनी जो पुत्री थी, जिसका नाम है जोधाबाई, जिसको हरकाबाई भी कहा जाता है साथियों, इसका विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। अकबर से विवाह कर दिया और इससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम क्या था? जहांगीर था साथियों, जो कि अगला दिल्ली सल्तनत का राजा भी बना था, जहांगीर, या जिसको सलीम भी कहा जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको विशेष तौर पे भारमल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है राजा भगवान दास साथियों। राजा भगवान दास, जिसको राजा भगवंत दास के नाम से भी जाना जाता है। तो राजा भगवान दास या राजा भगवंत दास 1573 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया साथियों। इनका शासनकाल की अवधि आपको याद रखनी है, 73 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक। भगवान दास या भगवंत दास के बारे में पढ़ते हैं। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसका शासनकाल यहाँ पर कितने से चालू कर रखा है? 1573 ईस्वी से। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम या जहांगीर से किया था, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था साथियों। याद रखिएगा, अब आमेर के कछवाहा वंश और मुगलों के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि अकबर प्लस जोधाबाई की शादी हुई थी, अकबर प्लस जोधाबाई की शादी हुई थी, जिसको अरकाबाई भी कहा जाता है। तो इससे जो पुत्र जन्म लिया जिसने, वो था जहांगीर। किसने जन्म लिया? जहांगीर ने जन्म लिया। अब इसके बाद में, किसके बाद में? जब भारमल के बाद में अगला राजा बना भगवान दास, तो भगवान दास की पुत्री का नाम था मानबाई। इसने क्या किया? भगवान दास ने, इसने और ज़्यादा चालाकी दिखाई और भगवान दास ने इसकी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया? सलीम या जहांगीर से। सलीम या जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। और ये मानबाई किसकी पुत्री थी साथियों? भगवान दास की पुत्री थी। मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करते ही गए ये,
जो कछवाहा वंश के शासक थे, इन्होंने मुगलों से सिर्फ अधीनता ही स्वीकार नहीं की बल्कि वैवाहिक संबंध स्थापित पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहा। जहाँ तक अभी पढ़ रहे हैं अपन, आगे की आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ, बट अभी तो ये चल रही है ये चीज़ें। तो साथियों, इससे और ज़्यादा मुगलों में और कछवाहा जो वंश के शासक थे इनमें और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब देखो, सलीम का विवाह किससे हुआ? मानबाई से। सलीम मतलब जहांगीर का विवाह किससे हुआ? मानबाई से। तो इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था इसका? खुसरो। भगवान दास 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। सूबेदार रहेगा भी क्योंकि ये पहले से ही मुगलों के अधीन था और इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो और ज़्यादा उनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, इसलिए भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। 7 वर्ष तक ये वहीं पर रहा साथियों। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। तो आपको सीधी सी चीज़ भगवान दास के बारे में क्या क्या याद रखनी है कि भगवान दास कब शासक बना? 1573 ईस्वी में शासक बना। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे करवाया? तो आपका आंसर रहेगा जहांगीर से। या फिर मानबाई का विवाह किसने जहांगीर से करवाया? तो भगवान दास ने करवाया। भगवान दास कितने वर्षों तक पंजाब का सूबेदार रहा? तो 7 वर्षों तक रहा। और इसकी मृत्यु कब हुई साथियों? 1589 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? लाहौर में। इसलिए इसका शासनकाल कहाँ तक है? 1589 ईस्वी तक। चलिए अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज बढ़ जाते हैं। तो 5वें नंबर का शासक है राजा मान सिंह। जब भगवान दास की मृत्यु हुई 1589 ईस्वी में, तो राजा मान सिंह शासक बना। 1589 ईस्वी से लेकर के 1614 ईस्वी तक इसने आमेर का जो शासन था वो अपने हाथों में लिया साथियों। मतलब आमेर का राजा ये रहा 1589 से 1614 ईस्वी तक। साथियों, राजा मान सिंह का जैसे मान लीजिए जो हमने ये चीज़ें पढ़ा है कि भाई जैसे भारमल के बारे में पढ़ा, भारमल ने यहाँ पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, नज़दीकियाँ बढ़ी, रिश्ते अच्छे बने मुगलों और कछवाहा वंश के शासकों के बीच में। फिर भगवान दास शासक बना। भगवान दास शासक बना तो इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से कर दिया। तो और अच्छे रिश्ते बने। उसके बाद में नाम आता है राजा मान सिंह का साथियों। अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह को अकबर ने फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि दी थी और इसको 7000 का मनसब प्रदान किया था साथियों। मुगल सेवा में इतने उच्च पर पहुंचने वाला मान सिंह राजस्थान का प्रथम शासक था। मान सिंह से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके। देखो, पहली चीज तो मान सिंह क्या साथियों, जब 12 साल का था तभी से ये मुगलों की सेवा में चला गया था, इसलिए अकबर ने इसको किसकी उपाधि प्रदान की थी? फरजंद की उपाधि। फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि कि भाई ये भी मेरा ही पुत्र है। कौन? राजा मान सिंह। तो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि अकबर के द्वारा किस राजपूत शासक को फरजंद की उपाधि दी गई थी? तो आपका आंसर रहेगा राजा मान सिंह को साथियों। नेक्स्ट एक प्रश्न ये बनता है कि अकबर के द्वारा 7000 का मनसब किसे प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा राजा मान सिंह को। इतना बड़ा मनसब किसी को भी प्रदान नहीं किया गया था संपूर्ण राजस्थान में मुगलों के द्वारा साथियों। तो देखो, मुगल सेवा में ये बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। कौन? राजा मान सिंह साथियों। और इतने उच्च पद पर पहुंचने वाला ये राजस्थान का प्रथम शासक भी था। अगर हम बात करें मान सिंह कितने वर्ष का था? जब वो 12 वर्ष का था, तो 12 वर्ष की आयु में ही ये कहाँ चला गया? मुगलों की सेवा में। मतलब कहाँ चला गया? कछवाहा वंश से दिल्ली में चला गया। किस लिए? मुगलों की सेवा करने के लिए। मान सिंह ने अकबर की भी सेवा की और मान सिंह ने जहांगीर की भी सेवा की। मतलब दो मुगल सम्राटों की सेवा की। किसने? मान सिंह ने। साथियों, अकबर के रणथंबोर अभियान में कि अकबर जब रणथंबोर अभियान की ओर जा रहा था, तो इस अभियान में 1569 ईस्वी में जो सुरजनहाड़ा थे, इनको मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मान सिंह ने। कि भाई जैसे मान सिंह तो अकबर के ही अधीन था, लेकिन जब अकबर रणथंबोर अभियान के लिए निकला, रणथंबोर पर चढ़ाई करने के लिए, सुलह करने के लिए, किसी भी प्रकार से अपने अधीन करने के लिए, तो 1569 ईस्वी में जो वहाँ का शासक था सुरजनहाड़ा, इसको मनाने में कि भाई आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो, इसने फायदे गिनाए कि कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे। तो रणथंबोर अभियान में बहुत बड़ा रोल रहा था साथियों मान सिंह का, जिसने सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवा दी थी साथियों। अगर हम आगे बात करें तो 1573 ईस्वी में
अकबर के द्वारा मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर भेजा गया था। जब हमने मेवाड़ वंश का इतिहास पढ़ा था साथियों, गुहिल वंश वाला, तो सभी को पता होगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए चार बार अलग अलग यहाँ पर जो शिष्टमंडल है, मतलब जो संधि प्रस्ताव थे वो भेजे गए थे। कितने संधि प्रस्ताव भेजे गए थे? 4 बार भेजे गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई और इसके परिणाम स्वरूप ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साथियों 1576 ईस्वी में। तो जब दूसरी बार जब संधि का प्रस्ताव लेकर गया था अकबर की तरफ से, मानसिंह ही गया था कहाँ पर? महाराणा प्रताप के यहाँ, कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। कब गया था? 1573 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, मानसिंह कहाँ का शासक है? कछवाहा वंश का, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में कछवाहा वंश और उसके प्रतापी शासक। 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में। तो साथियों, अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था, अकबर की सेना का जो सेनापति था वो मानसिंह ही था। कौन था? मानसिंह ही था। और मानसिंह कहाँ का शासक था? कछवाहा वंश का, जो शुरू से ही मुगलों की सेवा में कार्य करता रहा और मुगलों के अधीन रहा साथियों। सेनापति था मुगल सेना का कौन? मानसिंह। और अकबर की सेना का नेतृत्व भी हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के द्वारा ही किया गया था साथियों। इसके बाद में, हल्दी घाटी के बाद में एक अभियान आता है इसका, काबुल अभियान। काबुल अभियान पर भेजा गया था मानसिंह को 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा, कि भाई आप काबुल जाओ और वहाँ पर जो विद्रोह हो रहा है उसको ख़त्म करके आओ। तो अकबर ने भगवान दास व मानसिंह को, किस किस को? भगवान दास को। भगवान दास इसका पिता था, किसका? मानसिंह का पिता। तो अकबर ने भगवान दास मतलब पिता पुत्र दोनों को काबुल के मिर्जा हकीम का के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। यह मुगलों का पहला व अंतिम अभियान था जिसमें सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया था साथियों। राजपूत इस टाइम पे मुगलों के अधीन थे कछवाहा वंश के साथ में। जैसे अन्य जो वंश है, जैसे मेवाड़ वंश के तो अधीन हुए ही नहीं, लेकिन अन्य जो राजवंश है उनके बहुत सारे शासक मुगलों के अधीन हो गए थे। जब काबुल अभियान के लिए भगवान दास और मानसिंह को काबुल भेजा कि आप मिर्जा हकीम खां का दमन करके आओ और विद्रोह को ख़त्म करो, तो वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मुगलों के साथ में राजपूत भी गए थे जिन्होंने इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया था। और ये सबसे बड़ा और सर्वाधिक संख्या वाला अभियान था राजपूतों का, जिसमें इन्होंने किसका साथ दिया था? मुगलों का साथ दिया था। इस अभियान के उपरांत मानसिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि मानसिंह और भगवान दास दोनों गए थे, ये तो पिता था, ये पुत्र था, तो पुत्र को काबुल का सूबेदार बना दिया गया था अकबर के द्वारा। उसके बाद में बिहार अभियान के लिए भेजा गया मानसिंह को। तो अकबर ने बिहार के पुरनमल के दमन के लिए मानसिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया गया था। और मानसिंह ने यहाँ पर जो बिहार का पुरनमल था इसका भी दमन कर दिया था साथियों। लेकिन 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। तब 1589 ईस्वी में मानसिंह आमेर का शासक बना। क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर जब मानसिंह का हमने शासनकाल देखा था तो 1589 ईस्वी से है, जबकि हम यहाँ पर 1569 ईस्वी से ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं साथियों। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की है। और ये शासक कब बना? मानसिंह 1589 ईस्वी में बना, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पे ये कहाँ था साथियों? बिहार का सूबेदार था उस टाइम पे मानसिंह। अब आमेर का शासक बन गया 1589 ईस्वी में। इसके बाद में क्या होता है देखो, जब आमेर का शासक बना तो 1592 ईस्वी में मानसिंह ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले उड़ीसा कभी भी मुगल साम्राज्य का अंग नहीं था साथियों। इसने उड़ीसा को जीत लिया। किसने उड़ीसा को जीता था? मानसिंह ने। कब जीता था? 1592 ईस्वी में। क्यों? अकबर के कहने पर, कि अकबर ने उड़ीसा भेजा किसको? मानसिंह को जीतने के लिए, कि उड़ीसा को जीत करके हमारे अधीन करना है आपको। तो बिल्कुल 1592 ईस्वी में मानसिंह उड़ीसा गया और वहाँ पर उड़ीसा को जीता और इसको उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह ने जहांगीर के पुत्र खुसरो का साथ दिया था, जिससे प्रेरित होकर जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिण में नियुक्त कर दिया था साथियों। देखो, अकबर की मृत्यु हुई और उसके बाद में दिल्ली का शासक कौन बना? जहांगीर बना।
तो जहांगीर के पुत्र जो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो नाम है जिसका, इसका साथ दिया था मानसिंह ने। मानसिंह को इसने कहाँ भेज दिया? दक्षिण भेज दिया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी साथियों। इसलिए 1589 से लेकर के इसका शासनकाल कब तक है? 1614 ईस्वी तक। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है कि मानसिंह की मृत्यु कब हुई? 1614 ईस्वी में। कहाँ हुई? इलिचपुर या एलिचपुर भी मिलता है, बट आरबीएससी एनसीईआरटी की किताब में इलिचपुर है, इसलिए मैंने वही लिखा है। इलिचपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। नोट करके चीजें लिख रखी है। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, मानसिंह तो 1614 ईस्वी में मरा था, लेकिन इसके 3 पुत्रों की मृत्यु 1590 के बाद में 1595, 96, 99 ऐसे कुछ हुई थी साथियों। इस जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1599 के आसपास। तो इसकी याद में जो इसकी माँ थी कंकावती, किसकी पत्नी? मानसिंह की पत्नी, इसने जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह के समय निम्न प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई। कौन कौन से ग्रंथ है? मुरारीधन ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखा। मानसिंह के समकालीन दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना की। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा गहराई से आप पढ़ रहे हो साथियों। हालांकि आप जब इन चीज़ों को नॉर्मली किताबों में पढ़ोगे तो 2-2, 3-3 पेज में मिल सकती है, बट वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सार निकाल के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और सारा सार आपको किताबों में भी नहीं मिल पाएगा। तो देखो, मानसिंह के समय 1589 ईस्वी से लेकर के 1614 तक इसने शासन किया। इसी समय दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना की। तो प्रश्न आ सकता है, दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना अजमेर जो आमेर के कछवा वंश के शासक थे उसमें किसके समय की? तो आंसर रहेगा मानसिंह के समय। मुरारीधन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मान प्रकाश, या मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? मुरारीधन ने। साथियों, ये मानसिंह के समय प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनकी बात की जा रही है। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखी? तो जगन्नाथ ने लिखी। ये सारी चीज़ें ये आज की क्लास से टोटल हम पढ़ चुके हैं 5 शासकों के बारे में। साथियों, इसके जो प्रश्न है एक बार और अभी एक और क्लास लगभग 10-12 जो अगली क्लास रहेगी आपके 19वीं, उसमें 6 छठे शासक से लेकर के लगभग 12 शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करवा दूंगा ताकि आपका मूल्यांकन भी मतलब कल हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत, कल तो क्लास रहेगी, तो परसों हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपकी चीज़ें ओरिजिनल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, जो पैसे आप कम पैसे देकर जो चीज़ें आप लेते हो साथियों, पैसे देकर 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये देकर आप जो चीज़ें करते हो, संपूर्ण चीज़ें निःशुल्क ही करवा रहा हूँ। तो इसके लिए सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।